वेलकम टू ज्योतिष क्लासरूम। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से निज़्म एज़िकल को। ठीक है, ये इंडियन राइटर हैं जिनको ये इनके जो क्वेश्चंस हैं यूथ कंपटीशन टाइम से हम लोग कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैंने चैनल पर विलियम शेक्सपियर को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, पी.वी. शेले को, लॉर्ड टेनिसन को, चार्ल्स लैम्ब को एंड जॉन कीट्स को एंड थॉमस हार्डी, इन सभी राइटर्स को ये यूथ कंपटीशन टाइम जो बुक है इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, इससे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और हम लोग कमला दास को भी कंप्लीट कर चुके हैं। निज़्म एज़िकल को स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड पहले तो देख लीजिएगा, 1924 टू 2004, यानी कि जो इनका जन्म हुआ था 1924 में हुआ था एंड इनकी डेथ हुई थी 2004 में। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, फ्रॉम विच फैमिली ग्रुप हैड निज़्म एज़िकल डिसेंडेड। निज़्म एज़िकल जो है वो किस फैमिली ग्रुप से बिलोंग करते हैं या किस फैमिली से संबंध उनका है। तो उनका संबंध था फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, बेने इज़राइल फैमिली। ठीक है, बेने इज़राइल फैमिली। निज़्म एज़िकल द इंडियन ज्यूइश पोएट एंड प्लेराइट बिलोंग टू मुंबई's मराठी स्पीकिंग Jewish community known as the Bene Israel, a community of Jews in India। तो इनके बारे में पहले तो आप ये याद रखेंगे, ये इंडियन जूइश पोएट थे, जूइश यानी कि यहूदी पोएट थे एंड प्लेराइट। फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक स्पेलिंग दिख रही होगी प्लेराइट की। ठीक है, तो टीजीटी के एंड पीजीटी के एग्जाम में कई बार ये स्पेलिंग को पूछा गया है। इजी है लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बीच में एक डब्ल्यू जो बना है इसकी वजह से, तो इसको याद रखेंगे ये स्पेलिंग को। ठीक है, ये निज़्म जो एज़िकल जो थे वो इंडियन जूइश पोएट थे, जूइश यानी कि यहूदी पोएट थे एंड प्लेराइट थे। ठीक है, बिलोंग टू मुंबई मराठी स्पीकिंग Jewish community known as the Bene Israel community of Jews in India। ये मुंबई में जो मराठी स्पीकिंग Jewish कम्युनिटी थी, समाज था, उस उनके लिए जाने जाते थे और इनको किस रूप में जाना जाता था, बेने इज़राइल। ठीक है, और ये बेने इज़राइल क्या होता है, तो ये होता है अ कम्युनिटी ऑफ ज्यूज इन इंडिया। इंडिया में जो ज्यूश कम्युनिटी होती है, समाज होता है यहूदी लोगों का, जो कि अधिक संख्या में था, तो उस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, बेने इज़राइल। ठीक है, और ये क्या है, तो ये है कम्युनिटी ऑफ ज्यूज इन इंडिया। ठीक है, इनके बारे में आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। ही एनरिच्ड एंड एस्टैब्लिश्ड इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोएट्री थ्रू हिज मॉडर्निस्ट इनोवेशन एंड टेक्निक्स। इन्होंने क्या किया है, जो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज है उसको पोइट्री के माध्यम से और अपनी जो आधुनिक इनोवेशन एंड टेक्निक्स है उनके माध्यम से उसको एनरिच्ड किया है, समृद्ध किया है, स्थापित किया है। ठीक है, ही इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री बाय मैनी क्रिटिक्स। उनको बहुत सारे क्रिटिक्स के द्वारा क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ये ध्यान रखिएगा कि किसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, निज़्म एज़िकल को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोएम्स by निज़्म एज़िकल that makes fun of Indians use of English। कौन सी पोएम्स हैं निज़्म एज़िकल के द्वारा लिखी गई जो कि इंडिया में इंडियंस के द्वारा क्या करती हैं, इंग्लिश भाषा जो है उसका फन करती हैं, उसका मजाक उड़ाती है, यानी कि उनको इस तरीके से उनके द्वारा इस तरीके से इंग्लिश बोली गई है जिससे कि जो अंग्रेजी भाषा है वो मजाक बनकर रह जाती है। तो इनकी दो पोएम ऐसी हैं, अ गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एंड वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश। ठीक है, ये दो पोएम जो हैं इसमें इस तरीके की हमको चीजें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो राइट हो जाएगा, और वो किस में है, ये देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ए एंड सी वाला। ठीक है, इसमें ए एंड सी दे रखा है। और ये वाली जो पोएम है फिलॉसफी, ये इसको भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पोएम है एंड पोएट लवर वर्ड वॉचर, ये भी इन्हीं की पोएम है और ये भी इन्हीं की पोएम, ज्यूइश वेडिंग इन मुंबई। ये पांचों ही पोएम निज़्म एज़िकल की हैं, लेकिन जो फन उड़ाती है, जो फन करती है, मजाक उड़ाती है इंग्लिश का, वो कौन सी पोएम है, एक ये गुड बाय पार्टी एंड वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश। ठीक है, उनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एंड वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश आर द पोएम्स बाय निज़्म एज़िकल दैट मेक फन ऑफ इंडियन यूज ऑफ इंग्लिश। निज़्म एज़िकल वाज एन इंडियन ज्यूइश पोएट, ये इंडियन ज्यूइश पोएट थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है हु इज द इंडियन ज्यूइश पोएट। ठीक है, ऑप्शन दिए जा सकते हैं एंड आपको उसमें टिक लगाना होगा। तो ज्यूइश पोएट जो थे वो इंडियन
कौन थे? निज़ाम एज़िकिल। एक्टर थे, प्लेराइट थे, एडिटर थे एंड आर्ट क्रिटिक थे, ठीक है। ही वाज फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश। गुड बाय पार्टी फ्रॉम मिस पुष्पा टीएस इज सैटिरिकल पोएम इन विच ही सैटिराइजेस द वे इन विच इंडियन स्पीक इन इंग्लिश थ्रू दिस पोएम। इसमें पहले तो ये देखिएगा इसके बारे में क्या बोला गया है, ठीक है। ये क्या थे? ज्यूइश पोएट थे, एक्टर थे, प्लेराइट थे, एडिटर थे एंड आर्ट क्रिटिक थे। ही वाज फाउंडेशनल फिगर, महत्वपूर्ण फिगर थे इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री, जो उपनिवेशिक भारत का जो लिटरेरी हिस्ट्री थी, साहित्यिक इतिहास था, उसके ये एक महत्वपूर्ण फिगर थे। स्पेसिफिकली, विशेष रूप से फॉर इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश, इंडियन पोइट्री जो थी इंग्लिश में, उसके लिए। एंड गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज सैटिरिकल पोएम, ये व्यंग करती हुई पोएम है। इन विच, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन विच ही सैटिराइजेस द वे इन विच इंडियन स्पीक इन इंग्लिश, वो उस तरीके को उस तरीके पर व्यंग करते हैं जिस तरीके से जो इंडियंस हैं इंग्लिश को बोलते हैं, ठीक है। थ्रू दिस पोएम, और इस पोएम के माध्यम से वो, ठीक है, तो लोगों पर व्यंग करते हैं जिस तरीके से वो इंग्लिश को या इंडियंस जो है इंग्लिश को बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाली पोएम, वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, ये भी इसी तरीके से सैटिराइज करती हुई पोएम है। ये देखिए, also it is also written in the form of satire based on the reality of Indian English language that the Indians use, जैसे कि Indians use करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाँ, एजिकल आस्क व्हाट यू वांट वन ग्लास लस्सी, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। तो ये फ्रेंड्स, पहले तो ये लाइन जो है आपको ये पता होगा, ये पोएम अगर आपने पढ़ी होगी तो अच्छे से पता होगा, द पेट्रियट की लाइन है, ठीक है। ये जो पोएम है बहुत मज़ेदार है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार मेरा सजेशन है कि आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत प्यारी पोएम है, बहुत ईजी है समझने में। इसकी एक दो लाइन्स भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसमें जिक्र कहते हैं कि यू वांट वन ग्लास लस्सी, तुमको एक गिलास लस्सी चाहिए। व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, तो इसके द्वारा वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं ही इज प्रोक्लेमिंग दैट लस्सी इज बेटर देन वाइन, कि लस्सी जो है वो वाइन से, ठीक है, अच्छी है, ठीक। ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी बी है, वो राइट है, ठीक है। लस्सी जो है वो वाइन से बेटर है। तो ये हो गया लाइन, ठीक है। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी, ये देखिए, और भी ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। एंड ही सेज दैट लस्सी विद अ लिटिल सॉल्ट एडेड इन इट इज अ वेरी लवली ड्रिंक, जो लस्सी है अगर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया जाए तो ये बहुत प्यारी ड्रिंक बन जाती है। इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। ही सेज द लस्सी इज बेटर देन वाइन, और वो कहते हैं कि लस्सी जो है वाइन से बेटर है, ठीक है, वाइन से बेटर है। ये यहाँ पे लाइन है, इसको देख लीजिएगा। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम पोएम द पेट्रियट बाय निज़ाम एज़िकिल, निज़ाम एज़िकिल के द्वारा लिखी गई पोएम पेट्रियट है, उसमें ये लाइन आती है। एंड इसमें एक दो लाइन्स मैं बताना चाहूँगी, अगर ये पोएम आपने नहीं पढ़ी तो इसको जरूर पढ़िएगा। जैसे कि एक लाइन है इसकी कि एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट एवरी टाइम आई एम रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये पोएम के थ्रू कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इस पोएम में जो हमारा जो व्यक्ति होता है, जो मेंशन किया जा रहा है, वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, ठीक है। टू इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये कहते हैं कि मैं हर समय एक टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सुधारने के लिए। हाउ वन गुंडा फेलो थ्रो स्टोन एट इंदिरा बहन, कैसे एक गुंडा जो था उसने इंदिरा बहन पर पत्थर फेंका, ये भी इसी की लाइन्स हैं, ठीक है। और एक लाइन, एक पैराग्राफ बताना चाह रही हूँ, आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। वाई वर्ड इज फाइटिंग फाइटिंग, देख रहे होंगे आप इसमें कैसे उन्होंने इजी लैंग्वेज से यूज की है एंड अपने भाव को जो है व्यक्त किया है। वाई ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट फॉलोइंग महात्मा गांधी, ठीक है, ये भी लाइन इसी की है। एंड एक पैराग्राफ छोटा सा और है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड पीस, पाकिस्तान बिहेविंग लाइक दिस, चाइना बिहेविंग लाइक दैट, इट इज मेकिंग मी सैड, आई एम टेलिंग यू, ये भी पेट्रियट की लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन्स हैं, आप बहुत इजी सी पोएम है, एक बार आप के पास टेक्स्ट हो अवेलेबल तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। As an editor, Nizam Ezekiel was not associated with which of following periodicals? Periodicals यानी कि जो पत्रिकाएं होती हैं, उन इनमें से कौन सी पत्रिका है जिससे वो संबंधित नहीं है? निज़ाम एज़िकिल जो है वो संबंधित नहीं है। तो क्वेस्ट से थे, क्वेस्ट भी इन्हीं की थी, इम्प्रिंट भी थी, पोइट्री इंडिया भी इन्होंने थोड़ा सा एडिटिंग उसकी की थी, एडिटर थे उसके। ओपिनियन जो इनकी पत्रिका, ओपिनियन ये इसकी नहीं है, ठीक है। ओपिनियन जो पत्रिका है वो इनकी नहीं है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं।
Nizam Ezekiel is an Indian poet who is famous for written नहीं होना चाहिए, writing his poetry in English. ये अपनी पोइट्री के लिए जाने जाते हैं. Ezekiel was born in 1924 in Bombay to a Jewish family. Jewish family में ये पैदा हुए थे. ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछते हैं. ठीक है, ये कौन सी फैमिली में पैदा हुए थे? Jewish फैमिली में पैदा हुए थे 1924 एंड बॉम्बे में. ठीक है. Upon his return from London, he become an assistant editor for Illustrated Weekly. तो ये ध्यान रखेंगे, ये जब लंदन से वापस आए थे तो ये क्या हुए थे? असिस्टेंट एडिटर बन गए थे इलस्ट्रेटेड वीकली के. ठीक है, इन 1953. ही फाउंडेड अ मंथली लिटरेरी मैगजीन इम्प्रिंट. इन्होंने इम्प्रिंट को भी क्या किया था? संपादन किया था. तो किसके किसके किए थे? इलस्ट्रेटेड वीकली, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इम्प्रिंट है, इसके किया था इन्होंने. बिकम आर्ट क्रिटिक फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्ट क्रिटिक भी बने थे. देन ही ऑल्सो just wait. He also edited Poetry India from 1966 to 1967. तो इन्होंने पोइट्री इंडिया का भी संपादन किया था. ठीक है. Then from 1966 to 1967, throughout his career, he published poetry and some plays. अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने पब्लिश किया था पोइट्री को एंड प्लेस को. ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट एडिटर ऑफ क्वेस्ट. क्वेस्ट के भी एडिटर बने थे. ठीक है, तो इन सारी पत्रिकाओं के नाम आए, इनको ध्यान रखिएगा. दस ही वॉज नेवर एन एडिटर ऑफ ओपिनियन. ओपिनियन के कभी भी ये एडिटर नहीं बने थे. तो ऑप्शन नंबर जो दिया है, जिसमें ओपिनियन डी वाले में दिया है, तो डी वाला राइट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर, और ये आपको अगर आपने एलटी का एग्जाम दिया होगा तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी पोएम. इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, Ezekiel says that the scorpions was crawled. ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की एक पोएम है. ठीक है, एग्जैक्ट नेम में आती है, ये ध्यान रखेंगे. 1965 में इनका कलेक्शन आया था, द एग्जैक्ट नेम. ठीक है, उसमें ही ये पोएम आती है. एंड इस पोएम में जो इन्होंने बताया है कि जो स्कॉर्पियन होता है, जो बिच्छू होता है, वो पहले कहाँ क्रॉल करता है? तो वो कहाँ करता है? बीनीथ अ सैक ऑफ राइस. मेंशन किया था, ध्यान रखिएगा. वहाँ पे एक चावल का बोरा होता है, उसके नीचे वो जाकर छिप जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है बाहर. ठीक है, तो वो वहाँ पे शेल्टर लेता है घर में. एंड देन उसकी माँ को, पोएट की माँ को क्या करता है? स्टिंग करता है. ठीक है. इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, Ezekiel says that the scorpion first crawled beneath a sack of rice. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. द विलेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन. जो विलेजर्स थे, उनका क्या विचार था कि जो जो स्टिंग है, जो बिच्छू का डंक है, वो क्या है? वो क्या है? उनका क्या विचार था कि जो बिच्छू का डंक है, वो जो लेखक की माँ है, उनकी जो फ्लैश है, उन मदर की फ्लैश को क्या कर देगा? प्यूरिफाई कर देगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. वो उनके माँ के शरीर को, पोएट के माँ के शरीर को क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा, प्यूरिफाई कर देगा. ये ओपिनियन किसके थे? विलेजर्स के थे, जो वहां पर आए थे. The villagers were of the opinion that the sting of the scorpion would purify the mother's flesh. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. The last resort of the father to counteract the scorpion poison was. बोला है कि जो बिच्छू का जो डंक था, ठीक है, जो स्कॉर्पियन था, बिच्छू था, उसका जो डंक था, उसके प्रभाव को कम करने के लिए फादर का, यानी कि जो लेखक के जो पिता थे, उनका अंतिम उपाय क्या था? ठीक है, ये पूछा है. तो आपको ये पोएम आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, बहुत अच्छी पोएम है. अगर नहीं पढ़ी तो एक बार इसके टेक्स्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की. तो इसमें क्या होता है? बारिश हो रही होती है, तो एक बिच्छू जो होता है, स्कॉर्पियन जो होता है, वो घर में घुस जाता है पोएट के. एंड वो एक चावल के जो बोरी होती है, उसके नीचे छिप जाता है, और लगातार बारिश हो रही होती है. देन उसकी माँ को जो है वो काट लेता है. देन माँ को काट लेते, तो माँ जो है बहुत देर तक परेशान होती है. बहुत सारे विलेजर्स आ जाते हैं और वो बहुत सारे प्रेयर्स को करते हैं एंड बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं. माँ जो है बहुत लगातार दर्द में होती है. एंड लेखक के जो पिता हैं, वो एक रेशनलिस्ट एटीट्यूड को अपनाते हैं. वो इन चीज़ों पर, अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते हैं. एंड देन वो साइंटिफिक अप्रोच को अपनाते हैं. पैराफिन डालते हैं पोएट की जो माँ है, एंड देन मैच लगा देते हैं, उस पर आग लगा देते हैं, जिससे कि वो बिच्छू का जो डंक है, उसका जहर है, वो कम हो जाए. ठीक है, तो इसी में ये बोला है कि जो लास्ट का जो एफर्ट था उसके पिता के द्वारा, वो क्या किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस को पहले हम देखते हैं. टू कर्स एंड चाइट, प्रे टू द डायबॉलिक स्पिरिट. थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं. ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट में यही लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ी है कि वो क्या करते हैं. उसमें लिखा होता है, ही पोर अ लिटिल पैराफिन टू मदर्स स्टोव. ठीक है, तो वही लाइन यहाँ पे, पोर पैराफिन एंड पुट अ मैच टू द मदर्स स्टोव. माँ का जो अंगूठा होता है,
पैर के अंगूठे पे काटता है बिच्छू, ठीक है? तो उसके अंगूठे पर उनके उनके हस्बैंड यानी कि हमारे पोएट के पिता क्या करते हैं, पैराफिन डालते हैं, ठीक है? एंड उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कि उसका जहर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? वो उससे उसकी माँ जो है ठीक हो जाती है। एंड लास्ट की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी माँ लास्ट में बोलती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन हैड पिक्ड मी एंड स्पेयर्ड माय चाइल्ड। ये लाइन्स आती हैं कि हे भगवान आपका धन्यवाद कि बिच्छू ने मुझे काटा एंड मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो ये मदर्स के लव को, ठीक है, सेल्फलेस जो लव है, माँ का प्यार है निस्वार्थ, उसको दर्शाती है पोएम। बहुत अच्छी पोएम है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, the last resort of the father to contract the scorpion's poison was pour paraffin and put a match to the mother's door, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Which one out of the following is not written by Nizam Ezekiel? इनमें से कौन सी पोएम है या कौन सा वर्क है जो निज़म एज़ेकियल के द्वारा लिखा गया नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको ये पढ़ा होगा आपने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। ये तो हमने पढ़ी इन्हीं की है। टाइम टू चेंज इनका भी कलेक्शन, इसको भी हमने पढ़ा है, ठीक है? द प्रोफेसर भी हम इन्हीं के द्वारा लिखी गई पोएम है। द वे ऑफ बिलोंगिंग इनके द्वारा नहीं लिखी गई पोएम है, बल्कि एक राइटर है यूनिस डी सूजा, उनके द्वारा लिखी गई पोएम है। तो इनको ध्यान रखिए, इनका नाम हम मेंशन कर दे रही हूँ, यूनिस डी सूजा, ठीक है? ये इनके द्वारा लिखी गई पोएम है। तो ये वाला पूछा कि कौन सी नहीं है, तो आप ये वाला टिक लगाएंगे। ऑप्शन इसकी, निज़म एज़ेकियल वाज एन इंडियन ज्यूइश पोएट एंड आर्ट क्रिटिक। ही वाज अ फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, ठीक है? ये फाउंडेशनल फिगर थे किस चीज़ के, जो पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री थी उसके, एंड स्पेसिफिकली मुख्य रूप से विशेष रूप से फॉर इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, ठीक है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, अ टाइम टू चेंज एंड द प्रोफेसर इज रिटन बाय निज़म एज़ेकियल, वेज ऑफ बिलोंगिंग इज नॉट रिटन बाय निज़म एज़ेकियल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द लाइन आई एम फोर्स्ड बाय द 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस, ये बोला है कि ये जो लाइन्स हैं आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, और लाइन का क्या मतलब है, एक मिनट बताइए। आई एम फोर्स्ड, मैं विवश हूँ, बाय द 5 सेंसेस, पांचों इंद्रियों के द्वारा भयभीत होने के लिए, ठीक है? टू फियर, भयभीत होने के लिए। तो ये क्या बोला है लाइन में, मैं पांचों इंद्रियों से भयभीत होने के लिए विवश हूँ। ये लाइन आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन किसमें से ली गई है, तो इनकी एक पोएम है यूलिसिस, तो आपको पता है टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। हेम एंड लुकिंग ग्लास आपको पता है कमला दास के द्वारा लिखी गई है। हेम्स इन डार्कनेस, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई पोइट्री का कलेक्शन है, एंड इसमें ही ये लाइन आती है। हेम एंड कलेक्शन है, पोएम है हेम्स इन डार्कनेस, तो इसमें ही ये लाइन्स आती हैं, ध्यान रखिएगा। The above lines are taken from the Nizam Ezekiel's Hands in Darkness, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मेंशन नॉट एज समवन। जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है उसमें नरेटर के फादर को इसमें से किस रूप में मेंशन नहीं किया गया है? तो जो लेखक के पिता होते हैं उनका जो वो किस रूप में मेंशन नहीं किए जाते हैं। तो इनके फादर के बारे में एक बात बोली गई थी कि वो स्केप्टिक थे, ये बात तो सही थी। स्केप्टिक क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत संशयवादी होता है, हर चीज में संशय करता है, संदेह करता है। रेशनलिस्ट भी थे, यानी कि वो तर्कवादी थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर कर्स एंड ब्लेसिंग को ट्राई कर रहे थे। ये सारी बातें मेंशन की जाती हैं। बस ये वाली जो लाइन है जिसमें लिखा है एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली, ये जो लाइन थी ये वहां पे मेंशन नहीं की गई कि वो कर्म का स्पष्ट जो रूप है, स्पष्ट विश्लेषण करते हैं, ऐसा कुछ वहां पर नहीं मेंशन किया गया है। तो यही वाली जो लाइन होगी वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये तीनों चीजें वहां पर मेंशन की गई हैं, पोएम में स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो है, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मेंशन नॉट एज समवन एनालाइजिंग कर्म एक्सप्लिसिटली, यानी कि कर्म पर विश्वास करना कि इनके ऐसे कर्म होंगे तो इसी वजह से इनको ऐसा किया, ऐसा कुछ वहां पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी वाला। निज़म एज़ेकियल वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन। जो निज़म एज़ेकियल थे उनको पोइट्री कलेक्शन लेटर डे साम के लिए, ये लेटर डे साम, इसके लिए कोई क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और कब मिला था, 1983 में, ठीक है? जरा इसको देखिएगा। निज़म एज़ेकियल 1924 टू 2004, इनकी ईयर याद रखिएगा, ठीक है? इसमें ये पैदा हुए थे 24 में, एंड 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। ये थे इंडियन ज्यूइश पोएट, actor, playwright, editor, and art critic. He was a foundational figure in post-colonial India's literary history, specifically for Indian poetry in English. ये ध्यान रखिएगा। He was awarded for Sahitya Akademi Award in 1983, और
और किस कलेक्शन के लिए मिला था? लेटर डे शाम के लिए, ठीक है। एंड इनको पद्मश्री भी मिला था, ये ध्यान रखिएगा। ये साहित्य अकादमी अवार्ड की याद रखेंगे। एंड पद्मश्री जो मिला था वो 1988 में मिला था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Question number 12. Who was the Indian Jewish poet who was awarded the Sahitya Akademi Award in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievements? कौन सा ऐसा Jewish poet है? अब यहाँ पे Jewish mention कर दिया गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। तो पीजीटी में Jewish poet और कोई भी मेंशन नहीं किया गया, तो कौन सा यहूदी पोएट है जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1983 में एंड पद्मश्री मिला था 1988 में, और किसके लिए? अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए। तो ऑप्शन इसके देखते हैं। तो कौन से पोएट है हमारे? नज़म एज़ेकियल। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ज्यूइश पोएट हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1983 में एंड पद्मश्री मिला था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द थीम ऑफ एज़ेकियल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो स्कॉर्पियन पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसकी थीम क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है? सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। सुपरस्टिशन मतलब बहुत सारे ब्लेजर्स आते हैं एंड बहुत नाम को जपते हैं एंड वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये बिच्छू का जो डंक है वो तुम्हारे ब्लड को या तुम्हारे खून को क्या कर देगा? शुद्धि कर देगा, और तुम्हारे इस कर्म के अगले जन्म के जो पाप हैं, पिछले जन्म के जो पाप हैं, उनको क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। तो ये सब बातें जो हैं वो क्या बताती है कि अंधविश्वास फैला हुआ है गाँव में या विलेज में, ठीक है। और वो कई लोगों की संख्या में या झुंड में आते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोएम बाय नज़म एज़ेकियल विच फोकसेस ऑन द एपिसोड फ्रॉम द लाइफ ऑफ एन इंडियन फैमिली। इंडियन फैमिली की लाइफ को फोकस करती है। द थीम ऑफ द पोएम इज सुपरस्टिशंस। ये इसकी थीम क्या है? अंधविश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पोएम नज़म एज़ेकियल डील्स विद द सेंटिमेंट्स ऑफ मदर। नज़म एज़ेकियल की कौन सी पोएम है जो मदर के सेंटिमेंट्स पर या भावों पर आधारित है, ठीक है। वो पोएम हमने अभी पढ़ी थी, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। ये भी इनकी पोएम आइलैंड, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, ये भी हमारे नज़म एज़ेकियल की पोएम है। पेट्रियट भी पोएम इन्हीं की है। तो ये जो पोएम है लेकिन ये वाली पोएम जो है वो माँ के सेंटिमेंट्स पर आधारित है, ठीक है। एंड ये कब आई थी? एग्जैक्ट नेम में आई थी 1965 कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कंपोज बाय नज़म एज़ेकियल इन द बुक द एग्जैक्ट नेम 1965 में आई थी, ध्यान रखिएगा। ये कलेक्शन पूछ लेते हैं इनके बहुत सारी पोएम्स के। इट डील्स विद द सेंटिमेंट्स ऑफ अ मदर, ये मदर के सेंटिमेंट्स पर आधारित है। दिस पोएम इज अबाउट हाउ द स्कॉर्पियन स्टंग द पोएट्स मदर। ये पोएम है कि कैसे एक बिच्छू होता है माँ को डंक मार देता है एंड मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन, और माँ के प्यार जो बच्चों के लिए है उसको, वो लास्ट में लाइन बोलती है ना, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन हैड पिक्ड मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। ये माँ के लव को ही दिखाता है जो सेल्फलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द ऐसे नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। किसने एक ऐसे लिखा है, ठीक है। ऐसे का नाम ध्यान रखिएगा, नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। तो ये जो ऐसे है नज़म एज़ेकियल ने लिखा है एंड ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा है? नाइपॉल्स जो थे उनके रिस्पॉन्स में लिखा है, ठीक है। अब क्या है इसकी जरा एक्सप्लेनेशन दो देख लेते हैं। नज़म एज़ेकियल रोट नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन 1965 में लिखा था इन्होंने, नज़म एज़ेकियल ने। एंड ऐसे एक ऐसे है टू क्रिटिसाइज करने के लिए नाइपॉल्स व्यू, जो नाइपॉल एक व्यक्ति थे जो राइटर थे, उनके जो व्यूज थे किसके लिए? इंडियन के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए एंड इंडियंस के लिए। और उन्होंने एक वर्क लिखा था एन एरिया ऑफ डार्कनेस 1964 में लिखा था। तो उसके रिस्पॉन्स में या उसको क्रिटिसाइज करते हुए नज़म एज़ेकियल ने एक वर्क लिखा था नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। तो ये इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसके रिस्पॉन्स में लिखा था? एन एरिया ऑफ डार्कनेस रिटन बाय नाइपॉल्स, ठीक है। वीएस नाइपॉल्स पूरा नाम था। ही बिलोंग्स टू द ज्यूइश फैमिली, ये ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं नज़म एज़ेकियल। इज ऑल्सो नोन एंड बेन इजराइल, इनको बेन इजराइल या एक ऐसी कम्युनिटी जो इंडिया में रहती थी, ज्यूइश कम्युनिटी उसको बोलते हैं, तो ये उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ टाइम टू चेंज वॉज रिटन बाय, एक कलेक्शन है, ठीक है, टाइम टू चेंज
ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया नज़ीम एज़किल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नज़ीम एज़किल वाज एन इंडियन ज्यूइश पोएट, पढ़ चुके हम लोग, क्रिटिक हैं, एडिटर हैं, प्लेराइट हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा प्लेराइट की। ही वाज अ फाउंडेशनल फिगर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फिगर है पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज, इंडिया के लिटरेरी यानी कि साहित्यिक हिस्ट्री के, स्पेसिफिकली विशेष रूप से फॉर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, A Time to Change is the first book of poems published in 1953. एक मिनट चाहिए, 52, 1952। तो इसको ध्यान रखेंगे। टाइम टू चेंज कब आया था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनके फ्रेंड कलेक्शन के नेम आप एक दो बार देख लीजिएगा। इन्होंने पहला कलेक्शन दिया था टाइम टू चेंज, 1952 में आया था। देन 60 पोएम्स आई थी 1953 में। द थर्ड नाम का कलेक्शन भी इनका था जो आया था 1959 में। द अनफिनिश्ड मैन भी इनका एक कलेक्शन था जो कि 1960 में आया था। द एग्जैक्ट नेम जो बहुत कॉमन है, सभी को पता है, 1965 में आया था। देन हिम्स इन डार्कनेस जो था इनका कलेक्शन वो 1976 में आया था। एंड एक जो इनका कलेक्शन था लिटरेरी शाम, ठीक है, वो 1982 में आया था और इसके लिए इनको एक अवार्ड भी मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? कौन सा अवार्ड मिला था? मैंने अभी बताया था आपको, यस, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिटरेरी शाम जो है 1982 में आता है एंड इसी के बाद इनको 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। ठीक है, एंड पद्मश्री कब मिलता है बताइए? कब मिलता है पद्मश्री? मिलता है इनको 1988 में। ठीक है, ये पद्मश्री मिलता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? द एग्जैक्ट नेम इज द नेम ऑफ द ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री रिटन बाय। जो एग्जैक्ट नेम है जो कब आया था बताइए? 1965 में, जिसमें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है, फिलॉसफी पोएम है। ठीक है, तो ये जो पोएट्री कलेक्शन था, पोएम का कलेक्शन जो था वो कब आया था, किसके द्वारा लिखा गया ये पूछा है, तो ये नज़ीम एज़किल के द्वारा लिखा गया एंड 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 18। The theme of Nizam Ezekiel's poem Night of the Scorpion is, जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की पोएम है उसकी थीम क्या है? थीम, तो इसकी क्या है थीम? इन चारों ऑप्शंस में सेल्फलेस मदरहुड। ठीक है, माँ का जो निस्वार्थ प्यार होता है, प्रेम होता है, उसकी ये उसकी थीम है। ठीक है, मुख्य थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। द थीम ऑफ निज़म एज़किल्स पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज सेल्फलेस मदरहुड। पोएम स्टार्ट इन हाउस एट नाइट। ये पोएम स्टार्ट होती है रात में एक घर पर, वेयर इट इज रेनिंग, यहाँ जब बारिश हो रही होती है, एंड स्कॉर्पियन इन ऑर्डर टू टेक सम शेल्टर्स कम्स टू द हाउस। और जो स्कॉर्पियन होता है वो क्या करता है? शेल्टर लेने के लिए हाउस में आ जाता है। दिस पोएम इज अबाउट हाउ द स्कॉर्पियन स्टंग द पोएट्स मदर। ये पोएम है कैसे एक जो बिच्छू होता है माँ को डंक मार देता है, एंड हाउ ही एस्केप्ड एंड द मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन, और कैसे वो भागता है और माँ का क्या प्रेम है या प्यार है अपने बच्चों के लिए। ये पोएम इस चीज पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। How did the villagers in Night of the Scorpion by Nizam Ezekiel react to the unfortunate incident? जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके लिए जो जो गांव के लोग होते हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम में, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो क्या प्रतिक्रिया होती है ये देखिएगा। देखिए, पहले तो देखा स्टेट अवे इन फियर, वो डर के मारे दूर रहता है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो माँ को घेर के बैठ जाते हैं। दे थ्रॉन्ग टू द टेम्पल, वो मंदिर में जाकर भीड़ लगा लेते टू इन्वोक द डेटी, भगवान को प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, वो वहीं पर बैठे रहते हैं। दे कर्स्ड एंड अब्यूज द मदर, वो माँ को अब्यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं, वो तो स्कॉर्पियन को अब्यूज करते हैं। ठीक है, उनको कर्स करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। दे केम इन फॉर्म्स टू कंसोल द फैमिली, बल्कि क्या करते हैं, वो झुंड में आते हैं, गाँव के लोग जो होते हैं वो झुंड में आ जाते हैं। ठीक है, ताकि वो माँ की जो फैमिली है उनकी पोएट की उसको कंसोल कर सके, उनको सांत्वना दे सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग के एग्जाम पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत सारे फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं और बहुत कम टाइम पे, बहुत कम जगह पर। ठीक है, तो देखिएगा पहला एग्जाम पॉइंट क्या दे रखा है। फॉर ए शॉर्ट पीरियड ही वर्कड एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश इन खालसा कॉलेज। कुछ समय के लिए फॉर शॉर्ट पीरियड वो लेक्चरर रहे थे इंग्लिश में, और कहाँ पर? खालसा कॉलेज बॉम्बे में। ठीक है, ही थॉट
इंग्लिश लिटरेचर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को भी पढ़ाया था। ही हैड बीन द विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स थी उसके वो विजिटिंग प्रोफेसर थे, यानी कि कभी कभार जाते थे वहाँ पर टीच करने के लिए। ही हैड बीन एडिटर ऑफ क्वेस्ट, अब इन लाइन से आप पहचान जाएंगे, क्वेस्ट के, इम्प्रिंट के एंड 6 इश्यूज ऑफ पोइट्री इंडिया के क्या रहे हैं, ये संपादक भी रहे हैं। He also had been the assistant editor of Illustrated Weekly of the India, ये Illustrated Weekly of India के क्या रहे हैं, असिस्टेंट एडिटर भी रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई में तो उनको पहचानिए, ये बातें किसके बारे में बोली गई हैं, ये बातें बोली गई हैं निज़िम एज़िकिल के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन इतना बड़ा करके दे दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए खालसा कॉलेज में भी इन्होंने पढ़ाया है एंड बॉम्बे की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, लीड्स यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने कुछ समय के लिए काम किया था एंड इन सारी पत्रिकाओं के संपादक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर आता है। ही हैड बीन द एडिटर ऑफ इंडियन PEN, सॉरी, he edited the Emerson Reader, the Martin Luther King Reader and Writing in India. Identify him. वो पेन के क्या रहे, एडिटर रह चुके थे। ठीक है, जिनके बारे में बात चल रही है वो जो इंडियन PEN ये ग्रुप होता है पोएट का, एसेइस्ट का, नॉवलिस्ट का, उसके क्या रहे हैं, एडिटर रहे हैं। इन्होंने एडिट किया है, संपादन किया है द एमर्सन रीडर, ठीक है, अ मार्टिन लूथर किंग रीडर एंड राइटिंग इन इंडिया, इनका भी इन्होंने क्या किया है, एडिटिंग की है, एडिटर इनके रह चुके हैं। आइडेंटिफाई हिम, तो ये इनको पहचानिए कौन किसके बारे में बात चल रही है, तो ये बात चल रही है निज़िम एज़िकिल के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु वर्क्स एज अ डेक स्क्रबर, कौन ऐसा व्यक्ति जो डेक स्क्रबर के रूप में भी कार्य कर चुका है। ठीक है, तो ये थे निज़िम एज़िकिल। ठीक है, डेक स्क्रबर के रूप में इन्होंने जॉब की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज़िम एज़िकिल थे या हैं, क्या है, एन अर्बन पोएट, एक शहरी कवि, अर्बन पोएट। ठीक है, निज़िम एज़िकिल के बारे में बात चल रही है। द पोएम एंटरप्राइज इज फ्रॉम, ये जो एंटरप्राइज नाम की जो पोएम इन्होंने लिखी है, ये भी पोएम अच्छी है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे एक जर्नी कुछ फ्रेंड्स मिलकर स्टार्ट करते हैं और हैप्पीली स्टार्ट करते हैं एंड देन उनके सारे विचार जो उस जर्नी में आई जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से चेंज हो जाते हैं एंड लास्ट में वो बातें उनका जो मूड जिस पर्पज से उन्होंने जर्नी को स्टार्ट किया था वो तो उन्होंने अचीव नहीं किया है। ठीक है, तो ये एंटरप्राइज पोएम है, ये किस कलेक्शन में आती है ये पूछा है, तो ये आती है द अनफिनिश्ड मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या बोला है क्वेश्चन, फिलॉसफी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएट लवर एंड वर्ड वॉचर, ये पोएम है इतनी बड़ी, ये वाली पोएट लवर एंड वर्ड वॉचर, फिलॉसफी इनकी पोएम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अपीयर इन निज़िम एज़िकिल, ये तीनों जो पोएम्स हैं ये किस कलेक्शन में आती हैं, द एग्जैक्ट नेम में आती हैं एंड इसकी पब्लिशिंग ईयर क्या है, 1965। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइलैंड एंड द बैकग्राउंड कैजुअली अपीयर इन निज़िम एज़िकिल, इनकी पोएम है आइलैंड। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, एंड द बैकग्राउंड कैजुअली, ये जो पोएम है किस कलेक्शन में आती है, ये हेम्स इन डार्कनेस में आती है, डार्कनेस लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम्स इन इंडिया एंड पैट्रियट आर फ्रॉम द पेन, ये जो पोएम्स इन इंडिया है एंड जो पोएम इनकी है पैट्रियट, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई ये पूछा है, ये निज़िम एज़िकिल के द्वारा लिखी गई, हमको सबको पता है अच्छे से। व्हेन एज़िकिल राइट्स हिज पोएट्री ही टीचेस दिस टाइम लार्जली हिमसेल्फ, जब एज़िकिल पोएम लिखते हैं तो सॉरी लाइन्स कहती हैं, जब एज़िकिल पोएट्री लिखते हैं ठीक, तो वो सिखाते हैं, ही टीचर्स को सिखाते हैं, दिस टाइम इस समय, लार्जली हिमसेल्फ, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने आप को, लार्जली मुख्यतः अपने आप को। तो ये जो विचार हैं एज़िकिल की पोइट्री के बारे में, ये किसका कमेंट है, तो ये कमेंट है जी पटेल का। ठीक है, ये एक क्रिटिक है, इनका एक जो है कमेंट था कि जब एज़िकिल राइट्स पोइट्री ही टीचेस दिस टाइम लार्जली हिमसेल्फ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसके बाद कुछ क्या बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और भी जो क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं, आई थिंक निज़िम एज़िकिल पर 3 वीडियोस आएंगी। ठीक है, एक ये वीडियो हो गई एंड 2 वीडियोस में ही हम लोग इनको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है T.S. इलियट, उनको कवर करेंगे एंड अदर राइटर्स को एग्जाम से पहले हम लोग सारा कवर कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से तो है इम्पोर्टेंट और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप बने हैं वीडियो में
तो मैं चाहूँगी आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो सुधार की आवश्यकता होगी वीडियो में मैं वो उसको करूँगी जितना पॉसिबल होगा, ठीक है? एंड यहाँ तक बने हैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क टू अचीव योर गोल्स। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए।